हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, ऑब्वियसली योर बायोलॉजी मेंटोर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर हम बात करने वाले थे, और उसके साथ में हमने जो एक फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन है वो स्टडी कर ली थी, है ना। उसी इक्वेशन से अपनी ये वाली वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक, इसमें हमने फोटोसिंथेसिस की जो अपनी रिएक्शन थी लास्ट टाइम पर वो स्टडी कर ली थी, वो देख ली थी कि क्या होता है ना। इस वीडियो में हम एक एक करके वो सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर चाहिए होते हैं। मतलब प्लांट उन सारे इंग्रेडिएंट्स को कैसे लेता है अलग अलग जगह से, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमारी सबसे पहली टर्म रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यही देखेंगे कि क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स टेक इन CO2। ये प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे लेते हैं। ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेयर से ही लेंगे, है ना। एटमॉस्फेयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्लांट्स उसी से ही लेंगे। लेकिन कैसे, प्लांट्स के पास हमारी तरह नॉस्ट्रल्स तो नहीं है ना जिससे वो ये चीज़ ले सके। तो क्या करेंगे, प्लांट्स के पास एक स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं जो कि उसकी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर उसके ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स। नाम सबने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सुना होगा, है ना, स्टोमेटा। सो दीज स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला, दैट मीन्स इट विल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल रिलीज ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस। बोथ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दीज स्टोमेटल पोर्स ओनली। ठीक, पोर्स का मतलब हो गए छेद। अब ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो एक तरह के सेल्स से सराउंडेड रहते हैं। एक बीन शेप्ड सेल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। हमारे घर में जब भी हमारा घर बहुत सुंदर सा बना होता है या फिर उसमें अंदर आने जाने की हमें उस पर नज़र रखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने बाहर, घर के बाहर एक गार्ड रखते हैं। ठीक, स्टोमेटा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, खाना बना रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ऑक्सीजन हमको दे रहा है। तो उसके लिए भी तो उसे गार्ड की ज़रूरत होगी ना। तो इसीलिए उसने अपने पास क्या रखे हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। देखो, अगर हम ऐसे लीव का एक एनाटॉमी बनाएं, मतलब लीफ का एक स्ट्रक्चर एनाटॉमी के फॉर्म में ड्रॉ करें, और अगर हम दिखाना चाहें कि ये कैसे होते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा होता है एक्चुअली में। देखो, ये हैं हमारे गार्ड सेल्स। ठीक, बीन शेप्ड है ना। बीन मतलब जो आपके घर में राजमा आप लोग खाते हैं ना, वो क्या होता है, बीन शेप्ड होता है। ठीक, तो ये गार्ड सेल्स भी हमारे कैसे हैं, बीन शेप्ड सेल्स हैं। इसके अंदर जो हमको पोर्स दिख रहे हैं वो हैं हमारे स्टोमेटल पोर्स। ठीक, ये हो गए हमारे गार्ड सेल्स। ये हैं हमारे क्या, गार्ड सेल्स। ठीक, इनके अंदर ये जो आप पोर ओपनिंग देख रहे हैं, ये किसकी ओपनिंग है, यही है हमारे स्टोमेटा। अगर हम इनको क्लोज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ऑब्वियसली बात है, जो पोर है वो फिर हमको नहीं दिखेगा। ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। अभी जो आगे आने वाली जो और हम आगे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं ना, स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग वाला जो फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये हो गए ओपन गार्ड सेल्स जिसमें हमें स्टोमेटल पोर दिख रहा है। ये है क्लोज गार्ड सेल्स जिसमें नहीं दिखता। तो ऑब्वियसली बात है, जब स्टोमेटा खुला होगा तो गैसेस का एक्सचेंज करेगा, जब नहीं खुला होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज गाइडेड बाय द गार्ड सेल्स। दिस स्टोमेटल पोर्स इन कॉम्बिनेशन विद दिस गार्ड सेल्स इज इन टर्न नोन एज स्टोमेटल अपर्चर।
अगर पोर्स और गार्ड सेल्स की हम एक साथ बात करेंगे तब क्या हो जाता है, ये स्टोमेटल अपर्चर, मतलब ये जो पूरा आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है स्टोमेटल अपर्चर। ठीक, इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, जो आगे जाके यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल का काम करेंगे। ठीक, वो जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है कि ये स्टोमेटल अपर्चर है। अब ये खुलते और बंद कैसे होते हैं, देखो अभी हमने बोला ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो ये इसके पीछे का भी रीजन है, इसके पीछे की भी एक मेथोडोलॉजी है जिसकी वजह से ये जो पोर्स हैं वो खुलते हैं या फिर बंद रहते हैं। वो क्या है, these guard cells, when the water flows into the guard cells, ठीक, the stomatal aperture or the stomatal pores became open। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो ये क्या है, गार्ड सेल जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे जैसे पानी इसके अंदर भरना शुरू होगा, जैसे जैसे पानी अंदर आएगा वैसे वैसे क्या होंगे, ये गार्ड सेल जो है वो बल्ज होने शुरू हो जाएंगे। अब कोई भी चीज बल्ज होती है तो कैसी वो फूलती है, ठीक है, जैसे जैसे ये फूलनी शुरू हो गई वैसे वैसे आपको बीच में से पोर दिखने स्टार्ट हो गए, यही है हमारा स्टोमेटल पोर। अच्छा, इसके बारे में एक और बात, देखो गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, वो उसकी ये जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस पर भी डिपेंड करेगी। कैसे, अज्यूम करो किसी भी पर्टिकुलर चीज की थिकनेस अंदर और बाहर की सेल वॉल में डिफरेंस जो है उसकी थिकनेस का वो अलग अलग है, तो क्या होगा, उसको फूलने में बहुत जल्दी से मदद मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है गार्ड सेल्स के अंदर, जो इसकी ये स्टोमेटा, ये बीच में पोर है ना, तो जो ये वाली साइड की वॉल है वो थोड़ी थिक होती है। देखो जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये वाली जो साइड है वो थोड़ी थिक है, यहाँ से ये वाली जो साइड है वो थोड़ी थिन है ना, हमारी स्किन की तरह, ये थोड़ी थिन है, ये है थोड़ी थिक। तो क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन दी thickness of these guard cells, what happens is when the water flows inside due to endoosmosis, these guard cells start to bulge, and when they bulge, what happens is water flows inside, they bulge, that means these guard cells become turgid। ठीक, एक और टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, these guard cells due to water inflow, these guard cells become turgid। ठीक, because of this turgidity these cells, the stomatal aperture becomes open and the reverse happens during the stomatal closure। ऐसे बल्ज हो गए थे, अब जैसे जैसे वाटर बाहर जाएगा वैसे वैसे ये बंद होते जाएंगे और स्टोमेटा वापस से बंद हो जाएगा, मतलब गार्ड सेल जो गए वो फ्लैसिड कंडीशन में आ गए। दो एंटोनिम्स होते हैं, टर्जिड और फ्लैसिड। ठीक, जब फूलेगा उसको बोलेंगे टर्जिड, जब सीधा हो जाएगा तो हो जाएगी फ्लैसिड कंडीशन। तो यही होता है इन स्टोमेटल पोर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का फिनोमेना। अब एक और चीज, हमने क्या बोला कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो वाटर के इनफ्लो से होती है एंडोऑस्मोसिस के थ्रू, लेकिन दो ऐसी थ्योरीज प्रपोज की गई हैं जो ये चीज गार्ड करती हैं, या ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जो ये चीज समझाने की कोशिश करती हैं कि कैसे ये जो गार्ड सेल्स हैं हमारे वो ओपन या फिर क्लोज होते हैं। ठीक है, दोनों थ्योरीज को हम देख लेते हैं, और दोनों थ्योरीज जो है वो हमारे इसी फिनोमेना से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो क्या है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। ये है हमारी फर्स्ट नंबर की थ्योरी। दो ऐसी थ्योरी है जिसमें पहले है शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। देखो नाम से समझ में आ रहा है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन मतलब शुगर की कंसेंट्रेशन का कुछ ना कुछ तो रोल है गार्ड सेल्स की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग में। वो क्या, हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या है, हमारी शुगर है। यही ग्लूकोज आगे जाके अगर प्लांट्स इसे यूज नहीं कर पाते तो ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर होती है हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में, जो भी हमें प्लांट से फूड मिलता है। ये शुगर जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रही है वैसे वैसे बनती जा रही है। जैसे जैसे ये शुगर इन गार्ड सेल्स के अंदर बनेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, गार्ड सेल्स के अंदर, उसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जैसे जैसे शुगर उसके साथ बनती जाएगी वैसे वैसे उन सेल्स का जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, हम सबको पता है कि ऑस्मोसिस, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो क्योंकि सेल्स के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से
ये हैं हमारे गार्ड सेल्स, ठीक है। इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस की वजह से। जैसे जैसे वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा वही फिनोमेना, ये गार्ड सेल्स टर्जिड होते रहेंगे और स्टोमेटल के जो पोर्स है वो ओपन होते रहेंगे। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसी की वजह से एंडोऑस्मोसिस के चक्कर में वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर आ रहा है, जिससे स्टोमेटल पोर्स खुल रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई एक थ्योरी। अगर इसी से हम दूसरी थ्योरी की भी बात करें, जैसे ये शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी थी, ऐसे ही सेम हमारी दूसरी थ्योरी है। क्या है वो? पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। जैसे शुगर बन रही थी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, वैसे ही क्या बन रहा है? एनर्जी, एटीपी भी जनरेट हो रहा है ना। एनर्जी भी तो बनाता है प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता जाएगा वैसे वैसे पोटेशियम के जो आयन्स हैं वो अंदर बढ़ते जाएंगे। वही सेम फंडा जो हमने अभी पिछली थ्योरी में लगाया। पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, दैट मीन्स अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर अंदर आना शुरू होगा, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल्स टर्जिड होने शुरू हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर्स हमारे ओपन हो जाएंगे। तो यही वो फिर जब ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेगा और ऑक्सीजन जो बन रही होगी वो बाहर देंगे प्लांट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि हाउ डू प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखते हैं हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर। ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ गई, अब क्या चाहिए? प्लांट्स को पानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उसने कहाँ से ली थी? कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली थी एटमॉस्फेयर से। वाटर तो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते प्लांट्स, वाटर कहाँ से लेंगे? उनके रूट्स से। हम जब भी पानी डालते हैं तो रूट्स में ही डालते हैं ना, ऊपर पत्तियों में तो नहीं डालते। जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट वो अपनी जड़ों से ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो यही रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे हमारी प्लांट्स के लिए वाटर। कहाँ से? सॉइल से। ठीक, ये रूट्स पानी ऊपर तक किसकी हेल्प से पहुंचाएंगे? जाइलम वेसल्स। जहां पर भी प्लांट्स को फूड बनाने की जरूरत है वहां पर ये जाइलम वेसल्स रूट से एब्जॉर्ब किया हुआ पानी ऊपर तक एट दी पर्टिकुलर प्लेस पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक, अब इस पानी से सिर्फ पानी ही नहीं जाता प्लांट्स के अंदर, इस पानी के थ्रू प्लांट्स ऐसे बहुत सारे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है जो कि उसकी सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए। तभी तो हम जो मैन्योर है अपनी सॉइल में वो डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ताकि यही पानी के साथ ये मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएं। मेन मिनरल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स NP, K, आयरन, मैग्नीशियम, है ना, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इस पानी में होते हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपना फूड बना सके। ठीक, ये हो गई दो इंग्रेडिएंट्स की बात कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर प्लांट्स अपनी जो फूड है फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं? ये वाला पार्ट, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये कैसे एब्जॉर्ब होती है ताकि हमारा जो फूड है वो बन पाए। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर उससे पहले अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल्दो हम अपनी वीडियो में भी डायग्राम के थ्रू ही वापस से स्टडी करेंगे कि कैसे होता है, कहाँ पर होता है और क्यों होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का एक आइडिया होना चाहिए सो दैट यू कैन बी वेल अवेयर ऑफ whatever is going to be there in the video, right? So till then stay safe and obviously stay hard because it's your board, you have to pay attention towards your studies. लॉकडाउन का टाइम है, that does not mean कि you have to only enjoy. करेक्ट, आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं सो दैट योर डाउट्स गेट्स क्लियर एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।